तो अगली बीमारी आती है बेटे डेंगू बुखार, ये ध्यान रखना, यानी डेंगू बुखार है ना, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और ये तो आपने भी देखा होगा बेटे, कुछ समय जब सीजन आता है तो डेंगू ज्यादा होता है, और कई केसेस जो बेटे हर सिटी के अंदर आपको डेंगू के मिल जाएंगे। अब डेंगू क्या है, तो एक तो याद रखना बेटे फ्लेवी आर्बो वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है, वायरल बीमारी है, ये तो आपको याद हो जाएगा। अब डेंगू में होता यह है बेटे कि जब डेंगू होता है तो एक तो बेटे हड्डियों में जॉइंट पेन बहुत ज्यादा होता है, तो ये बोन ब्रोकन फीवर भी इसको कहा जाता है। उसके अलावा इसमें क्या है कि हमारे ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती है ना, जिसको बिंबाणु कहते हैं या थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, तो बेटे उन थ्रोम्बोसाइट में संख्या में कमी आती जाती है। पहले तो इनका फंक्शन याद करो बेटे, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, तो ये जो प्लेटलेट, 3 तरह की रुधिर कणिकाएं होती है ना हमारी बॉडी में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। तो बेटे डेंगू बुखार में क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट में एकदम गिरावट आना शुरू हो जाती है। अब गिरावट तो तब होगी ना तब आपको सामान्य संख्या याद होगी, तो इसकी सामान्य संख्या कितनी होती है, लगभग 2 से 5 लाख प्रति 100 ml ऑफ ब्लड होती है। तो जब इसकी संख्या लगातार गिरती जाती है बेटे, तो फिर इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन ये है कि ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। तो जब ये हमारी बॉडी के अंदर अगर एक लिमिट से कम हो जाएगी, तो बेटे अगर द्रासी भी चोट वगैरह लगेगी तो ब्लड का थक्का नहीं जम पाएगा। तो इस बीमारी में जब ये 10,000 या 5,000 से भी कम आ जाती है, तो उस व्यक्ति के नाकों की तरफ से, है ना, मुंह की तरफ से, कानों से बेटे खून बाहर आना शुरू हो जाता है। तो अगर इसकी संख्या 41,000 से कम आना शुरू हो जाए तो उसे क्रिटिकल परप्यूरिया बोला जाता है। और उस कंडीशन में बेटे व्यक्ति में क्या सिम्टम्स आएंगे कि उसके शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आते हैं। यानी जो है बेटे ये जो डेंगू बुखार है, डेंगू बुखार में यही होता है बेटे कि सबसे पहले तो प्लेटलेट्स कम होगी, ठीक है, शरीर कमजोर होता जाएगा, प्लेटलेट्स कम होती जाएगी। अब ये कम होते होते बेटे 10,000 से भी कम हो जाती है, तो फिर क्या होगा, उस व्यक्ति के शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने उभर आते हैं, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा बेटे ये और कम हो जाती है तो उसके मुंह की तरफ से, नाक की तरफ से, कान की तरफ से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, और यहां तक कि कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये है बेटे डेंगू बुखार। तो बचना चाहिए क्योंकि ये भी एडिस मॉस्किटो से फैलती है, ध्यान रखना। तो बेटे मच्छरों से बचना चाहिए, और जहां भी खालीपन हो, पानी भरा हुआ हो, कूलर में बहुत दिनों से पानी भरा हुआ हो, उसको हटा देना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मच्छर जो है बेटे वह जो नमी होती है या पानी होता है वहां पर ही अंडे देते हैं, वहीं इनका लार्वा पनपता है। तो अगर इसके लार्वा को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर बेटे एडल्ट कैसे बनेगा। तो इसी वजह से कहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। घर के आसपास या जहां पर रहते हैं उसके आसपास बहुत दिनों से भरा हुआ पानी नहीं होना चाहिए। तो इससे बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि यह भी मलेरिया की तरह ही एक वाहक मच्छर के द्वारा फैलती है। तो बेटे ये डेंगू फीवर है ना, डेंगू बुखार, जो कि होता है फ्लेवी आर्बो वायरस से। अब ये नाम तो बेटे आपको लिख लिख के याद करना पड़ेगा। वायरस से इसका नाम क्या है, फ्लेवी आर्बो वायरस। और इसका जो वाहक होता है, इसका वाहक भी वही मॉस्किटो है जिसका नाम है एडीज मॉस्किटो। एडीज मॉस्किटो, ये वही मॉस्किटो बेटे जो अभी चिकनगुनिया का भी ये वाहक होता है। तो डेंगू फीवर फ्लेवी आर्बो वायरस से होता है और इसका वाहक है एडीज मॉस्किटो। अब आप आइएगा बेटे कि यहां पर ये होता क्या है, तो संक्रमण किसके द्वारा, तो संक्रमण तो याद हो ही गया आपको, एडीज मॉस्किटो द्वारा ये संक्रमित होता है। अब इसमें क्या होगा बेटे, तो इसमें बुखार आता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है और जोड़ों में दर्द होता है। बेटे जॉइंट पेन तो यूं कहते हैं कि अगर किसी को डेंगू बुखार हो गया तो उसके कुछ दिनों बाद भी उसके जोड़ों में दर्द होता रहता है बेटे, तो इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, यानी बोन ब्रोकन फीवर। हिंदी में बोले तो क्या बोलोगे, हड्डी तोड़ बुखार। तो बेटे इसमें बुखार आता है, सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है और जोड़ों में दर्द होता है। साथ में आप देख लीजिएगा नासिका, मुख और मसूड़ों से खून आता है। लेकिन बेटे ये कब आएगा, जब एक लिमिट से ज्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाएगी, है ना। नॉर्मल 2 से 5 लाख होती है, ध्यान रखिएगा बच्चों। और इस बीमारी में प्लेटलेट बिल्कुल घटना शुरू हो जाती है। अब होता है क्या है, अपन तो जानते हैं ना प्लेटलेट। अब मान लो डॉक्टर जब जो है किसी पेशेंट के जो भी उसके साथ रहता है ना, उसको कहता है भाई इसकी प्लेटलेट्स कम हो गई। अब जब कोई दूसरा व्यक्ति जाता है तो फिर वो उसको कैसे समझाता है कि यार डॉक्टरों ने बताया कि भाई इसकी तो प्लेटा कम हो गई। तो बेटे प्लेटें नहीं होती है,
प्लेटलेट होती है, इतना याद रखना है आपको। तो यहां आप देख लीजिएगा कि बेटे जब इसकी संख्या एक लिमिट से कम हो जाएगी, किसकी, प्लेटलेट्स की, क्योंकि इसका काम यह है बच्चों कि ये हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। तो फिर उस व्यक्ति के नासिका मार्ग से, मुख से और मसूड़ों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन मानी जाती है बेटे डेंगू की, ध्यान रखना। यानी आप ये समझो कि जब मुंह से खून बाहर आने लग जाएगा, नासिका से खून बाहर आने लग जाएगा, तो बेटे ऐसा लगेगा ना ये हो क्या रहा है, तो बहुत ही खतरनाक कंडीशन ये होती है। और इस बीमारी के खून में प्लेटलेट्स का कम होना, यानी लगभग बेटे ये 10,000 प्रति 100 ml ब्लड यानी रक्त से भी कम हो जाती बेटे, याद रखना। नॉर्मल रक्त में जो है प्लेटलेट्स की संख्या 2 से 5 लाख होती है, लेकिन अगर ये संख्या घटकर ये बोले 10,000 के लगभग रह जाए, तो फिर याद रखना वहां पर ये क्रिटिकल परप्यूरिया एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन में व्यक्ति चला जाता है। तो फिर बेटे डॉक्टर इलाज करते हैं। नॉर्मल इलाज तो आपको पता होगा कि ये पपीते का जूस वगैरह इसमें पिलाते हैं, कीवी वगैरह इसमें खिलाते हैं, है ना। ये यानी ऐसी बीमारियां या ऐसी दवाइयां इसको दी जाती है जिससे उसके ब्लड में बेटे क्या बढ़े, प्लेटलेट्स की संख्या बढ़े। तो आप देख लें कि बेटे जो डेंगू बुखार है, जो डेंगू फीवर है, उसमें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ब्लड में कौन सी रचना कम होती है। तो याद रह जाएगा ना, प्लेटलेट, जिसको बेटे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं या रक्त बिंबाणु भी कहते हैं। तो ये प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जाती है, लेकिन पहले होती कितनी है, तो बेटे ये याद रखना, ये होती है 2 से 5 लाख होती है, ध्यान रखना। प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है ये 2 से 5 लाख होती है, यहां लिख देता हूं बेटे, यानी प्लेटलेट नंबर। तो ये नंबर होते हैं 2 से 5 लाख, 2 से 5 लाख प्रति 100 ml रक्त। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट होती है, जो थ्रोम्बोसाइट होती है बच्चों, ये थ्रोम्बोसाइट 2 से 5 लाख प्रति 100 ml रक्त होती है। लेकिन जिसको डेंगू बुखार होता है ना, जिसको डेंगू फीवर होता है, तो बेटे जिसको डेंगू फीवर होता है उसमें घटकर कितने रह जाती है, लगभग 10,000 के लगभग रह जाते हैं बच्चों ये। तो जब 10,000 के लगभग ये रह जाएगी, तो एक तो क्या होगा, उसके शरीर पर, उसकी त्वचा पर लाल लाल दाने उभर आएंगे, याद रखना। उसके अलावा बेटे उसके माउथ की तरफ से, उसकी नासिका की तरफ से, उसके मसूड़ों से खून बाहर आना शुरू हो जाता है। बुखार आता ही है उसके, और साथ में बदन दर्द होना शुरू हो जाता है, और जॉइंट पेन तो बेटे डेंगू बुखार ठीक हो भी गया ना, उसके भी लगभग 10-15 दिन तक उसके जॉइंटों में दर्द होता रहता है। इस कारण से इसको क्या बोला गया है, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा गया है। कौन सा बुखार, हड्डी तोड़ बुखार भी इसको कहा गया है, इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में फिर देखो बच्चों, यानी ये तो था डेंगू बुखार। अब अगली जो आती है, ये आता है बेटे पोलियो, है ना। पोलियो यानी जिसको यहाँ पर ये पोलियो है बेटे, पीलिया नहीं है, इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं पोलियो, है ना, पोलियो वायरस। तो ये होता भी किससे है, पोलियो वायरस से होता है। अब ये देखो पोलियो क्या है, यानी पोलियो माने लूला लंगड़ा, इतना याद कर लेना आप, क्योंकि बेटे अब तो कर ये कम होता है, क्योंकि 2 बूंद जिंदगी की, ये आपको पता होगा कितना ज्यादा पहले ये स्लोगन प्रचलित हुआ था कि 2 बूंद जिंदगी की। तो बेटे इस तरह से अब यह पोलियो लगभग नहीं के बराबर होता है, क्योंकि बच्चा होते हैं उसको पोलियो की वैक्सीन पिला दी जाती है। लेकिन पहले बेटे इतना जागरूकता नहीं थी, तो फिर पोलियो ज्यादा हुआ करता था। इसमें होता क्या है बेटे पोलियो के अंदर, कि उसके हाथ और पैर जो होते हैं ना, ये प्रभावित होते हैं। अब इसमें क्या है कि हमारा जो नर्व सिस्टम है, ये ध्यान रखना, पोलियो में हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। जैसे बाय देवे बेटे ये मैं हाथ है, अब मैं सोचूं मैं हाथ को ऊपर उठाऊं, मैंने उठा लिया, हाथ को नीचे लाऊं, मैं ले आया, है ना। ये मैंने पहले न्याह से सोचा, न्याह से तंत्रिकाओं के माध्यम से इसको कमांड मिला और इस हाथ में गति हुई। बेटे पोलियो के अंदर जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाएगा, तो मैं सोचूंगा तो उसे संवेदनाएं लाने वाली वो
वो समाप्त हो जाएगी। फिर मैं सोचूंगा हाथ को ऊपर उठाऊं तो इसको संवेदना मिलेगी नहीं, तो फिर ये गति नहीं करेगा। तो पोलियो बीमारी में यही होता है बेटे कि हाथ पैर की जो संवेदनशीलताएं होती है वो प्रभावित होती है, और किसी अंग की जब संवेदनशीलता समाप्त हो जाएगी तो फिर उस अंग में हमारी इच्छा के अनुसार गति नहीं होगी, और इसी बीमारी को पोलियो कहते हैं। जैसे पैर में गति नहीं हो रही, पैर उसका वैसे के वैसे बेटे वह अपनी मर्जी से पैर को हिला डुला नहीं सकता। हाथ में अगर पोलियो हो गया तो वह हाथ को अपनी मर्जी से हिला डुला नहीं सकता, तो यह है पोलियो। तो पोलियो भी एक वायरस बीमारी है, और फिर याद रखना बेटे ये पोलियो वायरस से होती है, और इसमें तंत्रिकाओं में सूजन आती है। सबसे पहला मेन काम याद रखना बेटे, क्योंकि पोलियो जो बीमारी है, इस पोलियो बीमारी में तंत्रिकाओं में सूजन आती है। मैंने आपसे शुरू में बोल दिया था कि बेटे पोलियो एक न्यूरल डिजीज है, एक तंत्रिकीय विकार है, याद रखना। क्योंकि इसमें जब तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाएगी तो आपको पता है ना कि हमारे शरीर में बिजली के तार के रूप में क्या पाए जाते हैं, तंत्रिकाएं। बिजली के तारों में बेटे विद्युत का प्रवाह होता है, तो हमारे शरीर के भीतर जो तंत्रिकाएं होती है इसमें सूचनाओं का प्रसारण होता है, इसमें संवेदनाओं का प्रसारण होता है। तो जब इस बीमारी के अंदर तंत्रिकाओं में सूजन आ जाएगी तो सूजन आ जाने से बेटे सूचनाओं का प्रसारण नहीं हो पाएगा। तो जिस भाग की तंत्रिकाओं में सूजन आएगी वह भाग क्या हो जाएगा बेटे, इनएक्टिव हो जाएगा, वह निष्क्रिय हो जाएगा, फिर वह हमारी इच्छा से कार्य नहीं करेगा, याद रखना। तो पहला सिम्टम्स आपको याद हो गया, तंत्रिकाओं में सूजन। उसके बाद में ऐच्छिक पेशियां कमजोर हो जाती है। ऐच्छिक पेशियां क्या होती है बच्चों, जो कि हमारी इच्छा से कार्य करे। जैसे मैंने सोचा गर्दन घुमाऊं, मैंने घुमा ली, मैंने सोचा हाथ को ऊपर उठाऊं, मैंने उठा लिया, मैंने सोचा टांग को घुमाऊं, ये घुमा लिया। तो कहने का मतलब ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा से काम करे उन्हें ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। और बेटे अधिकतर पोलियो हाथ और पैरों में होता है, तो हाथ और पैरों में जो पेशियां पाई जाती है वो ऐच्छिक पेशियां होती है, वॉल्यूंटरी मसल्स होती है, और दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अंडर कॉन्शियस माइंड। और ये जो पेशियां होती है ये हमारी इच्छा शक्ति से जो है गति करती है बेटे, ये हमारी इच्छा शक्ति के आधार पर में गति होती है। तो इस पोलियो के अंदर ऐच्छिक पेशियां कमजोर हो जाती है। अपन सोचेंगे तो सही, लेकिन बेटे वह पेशियां सही से काम नहीं करेगी। उसके बाद में अंगों की संवेदनाएं समाप्त हो जाती है। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हाथ है बेटे, जब तक इसमें संवेदनाएं आएगी तो बेटे ये सही से काम करेगा, लेकिन अगर इसकी संवेदनाएं समाप्त हो गई तो इसमें कितने चिमटे भरो आप, तब भी हमें दर्द का आभास नहीं होगा। तो जिस व्यक्ति को पोलियो हो जाता है तो बेटे उस अंग में आप सुई चुभो या जो है क्या कहते हैं आप उसमें कुछ पोल चुमटा कुछ भी करो, उसको संवेदनाओं का आभास नहीं होगा। तो बेटे यहां पर भी याद रखना कि अंगों की संवेदनाएं समाप्त हो जाती है, यानी सेंसेशन। संवेदनाओं को क्या बोलेंगे बच्चों, सेंसेशन कहेंगे। एक तो ये याद रखना। उसके अलावा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। ये मैं शुरू से बता रहा हूं बेटे कि पोलियो में नर्वस सिस्टम ही डैमेज होता है। तो एक बार और आप समझ लें कि अपन यहां पर पोलियो पढ़ रहे हैं, पीलिया ने बेटे क्या पढ़ेंगे, पोलियो, है ना। अब ये जो पोलियो है इसकी वैक्सीन भी है बेटे, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये भी याद रखना। इसकी वैक्सीन भी मार्केट में आती है, ओपीवी, यानी किस नाम से जानते हैं बेटा इसे, ओपीवी, यानी इसको कहेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको ड्रॉप के द्वारा पिलाया जाता है, ना कि इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाता है। तो इसको ओरल कहते हैं बेटे, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो याद रखना कि पोलियो जो रोग है एक प्रकार का वायरस जनित रोग है, और यह पोलियो वायरस से बीमारी होती है, और इस बीमारी की वैक्सीन है ओपीवी। बूस्टर डोज के रूप में लगाए जाते हैं बेटे, समय समय पर इसके 3-4 डोज जो है लगाते हैं। ये तो है। अब इसमें मैंने आपसे क्या कहा कि इस बीमारी में नर्वस सिस्टम खराब होगा, यानी जिस अंग में पोलियो हो जाएगा बच्चों तो उस अंग की जो तंत्रिकाएं हैं उसमें सूजन आ जाएगी, और उस अंग की तंत्रिकाओं में सूजन आने से उस अंग की संवेदनाएं समाप्त हो जाएगी। तो बेटे उस अंग को फिर हमारा ब्रेन कमांड ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लेते हैं हाथ में पोलियो आ गया तो बेटे इसका नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। अब हमारा ब्रेन आदेश दे रहा है कि उस अंग तक संवेदनाओं को ले जाओ, मेरा आदेश लेकर जाओ, लेकिन बेटे जो आदेश को लाने वाला संदेश वहां के वही वहां का डैमेज हो गया। तो सूचनाएं ब्रेन की इस पर हाथ पर नहीं आ पाएगी, और यह हाथ जो है गति नहीं कर पाएगा, और इसी कंडीशन को पोलियो कहते हैं। तो पोलियो के अंदर एक तो ऐच्छिक पेशियां प्रभावित होती है,
तंत्रिकाएं प्रभावित होती है, ध्यान रखना, क्योंकि बेटे तंत्रिका का काम है सूचनाओं को लाना। अब लाने के बाद में जो कार्य करेगा वो तो पेशियां कार्य करेगी, तो इसकी जो ऐच्छिक पेशियां होती है वह भी बेटे जो है क्या कहते हैं क्रिया विहीन हो जाती है, तो फिर वह अंग गति नहीं कर पाता। तो इस बीमारी को अपन यहां पर कहते हैं पोलियो। तो बेटे यहां पर यह बीमारी है, एक तो डेंगू फीवर है ना, दूसरा यहाँ पर पोलियो। कुछ और बीमारियां हैं जो आपको इससे संबंधित याद रखनी है। जिसे 5वें नंबर की बीमारी आती है बेटे वह है रेबीज। बहुत ही खतरनाक बीमारी है बेटे, यानी रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया भी आप कहते हैं, जल भित्ति रोग भी आप कहते हैं। 2 बीमारियां मैंने आपसे कही थी बेटे, एक तो कौन सी, टिटेनस, और एक ये रेबीज। ये 100% लीथल बीमारी है। अगर इस बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो गए तो बेटे उस व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। ये याद रखना, एक बार अगर लक्षण उत्पन्न हो गए तो उस व्यक्ति को मरना ही पड़ता है। और इन बीमारियों का जो उद्भव पीरियड होता है ना बेटे, वह कई दिनों से लेकर कई वर्षों यानी 10 वर्ष तक भी इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी अगर मान लेते हैं आज वायरस हमारे अंदर प्रवेश करा है तो 10 साल बाद भी बेटे इस बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहां इस रेबीज के बारे में, तो एक तो बेटे मैं आपको बता दूं वायरल बीमारी है ना, और किससे होती है, रेब्डो वायरस से ये बीमारी होती है। ये बीमारी बेटे कुत्ते, बिल्ली, बंदर के काटने से होती है। ये आप सब जानते हैं कि जो रेबीज बीमारी है ये कुत्ता है, बिल्ली है, या फिर जो है बेटे मंकी है, इनकी लार के अंदर बेटे ये वायरस पाया जाता है। तो ये जो है क्या कहते हैं, जो पालतू नहीं होते हैं, जंगली होते हैं बेटे, क्योंकि आजकल तो पालतू जो डॉग पेट होते हैं बेटे उनके इंजेक्शन लगा लिए जाते हैं कि बाय द वे गलती से अगर ये काट ले तो कोई बीमारी ना हो। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ये कुत्ते बिल्ली वगैरह की ये काटने से बीमारी होती है। इस बीमारी में बेटे क्या होता है, इसमें भी नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, तो व्यक्ति कुत्ते के जैसा पागल हो जाता है, याद रखना। यानी रेबीज जो बीमारी है इसमें भी व्यक्ति कुत्ते के जैसा पागल हो जाता है बच्चों, और किसी दूसरे व्यक्ति को काटने की कोशिश करता है। उसके अलावा फिर क्या होता है, वो जल यानी हाइड्रो माने जल, फोबिया माने डर। तो बेटे ये व्यक्ति जिसको हाइड्रोफोबिया है वो जल से डरता है। जैसे पानी उसके पास में ले जाएंगे वो कांपेगा, बहुत बुरी तरह से वो कांपता है, ऐसा लगेगा जैसे कोई दूसरा डॉग उसके सामने आ गया। उसके अलावा बेटे धीरे धीरे इसमें गला चोक होता जाता है, गले में सूजन आती जाती है और ब्रेन कमजोर होता जाता है। तो लक्षण उत्पन्न होने के 2 या 3 दिन के भीतर भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ होगी, है ना, सांस नहीं लिया जाएगा। याद रखना, व्यक्ति पागल जैसी हरकतें करेगा, यानी भागेगा, दूसरों को काटेगा। तो ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, और बेटे इस बीमारी में 100% लक्षण उत्पन्न होने के बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इस वजह से ये गुजारिश है कि कभी भी कोई कुत्ता काट ले, कोई बिल्ली काट ले, तो बेटे एटीएस के इंजेक्शन आते हैं, एंटी जो है इसमें भी एक रेबीज के इंजेक्शन आते हैं, सॉरी, तो रेबीज के जो इंजेक्शन है वो लगा लेना चाहिए बेटे, ताकि जो है क्या कहते हैं हमें ये बीमारी ना हो। तो अब आप देखिएगा कि हाइड्रोफोबिया है बीमारी का दूसरा नाम। इसका वायरस है बेटे जिसको अपन कहेंगे रेब्डो वायरस। होती कैसे है, तो बाइट विद डॉग एंड मंकी। तो बाइट का माने होता है बेटे काटना, है ना, बाइट का मतलब होता है काटना। तो बेटे अपन बात कर रहे थे रेब्डो वायरस की, तो बेटे ये रेब्डो वायरस है रेबीज का। तो यहां पर ये जो होती है बेटे रेबीज, वह डॉग, मंकी और केट भी आप लिख सकते हैं यहां पर, यानी केट आदि के बाइट करने से बेटे ये होती है, इनके काटने से होती है। अब सिम्टम्स में मैंने आपको क्या बताया था कि व्यक्ति को पानी से डर लगता है, जिसके बेस पर इसको क्या बोला गया है, हाइड्रोफोबिया। फोबिया का माने बेटे डर होता है और हाइड्रो का माने जल होता है। तो इस बीमारी के अंदर जो पेशेंट होता है वो पानी सामने आते बेटे कांपने लगता है। वो ध्यान रखना, पानी से बहुत डर लगेगा, जैसे कोई उसको जहर पिला रहे हो, तो पानी आते ही वो बिल्कुल कांपना शुरू कर देता है। मुख से लार का स्त्रावण शुरू हो जाता है बेटे, मुख से लार का स्त्रावण, यानी जिस तरह से पागल कुत्ता होता है ना बेटे, तो उसके मुंह से लार सेक्रेशन होती है, उसी तरह से याद रखना जिस व्यक्ति को यह हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है तो बेटे उस व्यक्तियों को भी क्या होता है कि उसके माउथ से लार का स्त्रावण होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में मस्तिष्क प्रभावित होता है, यानी जो है ब्रेन जो है बेटे अफेक्टेड होता है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि व्यक्ति पागल भी हो जाता है, क्योंकि जब ब्रेन प्रभावित होगा और किसी व्यक्ति का जब ब्रेन चलता है तो चलता है, फिर अपन कहते हैं ना यार इसका तो चल गया, तो चल गया का माने बेटे वो पागल हो जाता है, ध्यान रखना। तो इसका मस्तिष्क प्रभावित होता है, गले में सूजन आ जाती
जाती है, ध्यान रखना बेटे, गले में सूजन। अब जब गले में सूजन आ जाएगी तो भोजन पानी निगलने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है और सांस लेने में भी तकलीफ होना शुरू हो जाती है बेटे। सांस नहीं लिया जाएगा उसे, यानी सांस लेने में तकलीफ होगी और साथ में जो है क्या कहते हैं, ये पागलपन भी इसमें आ जाता है। और यहां पर आप लिखोगे नर्व सिस्टम प्रभावित होता है, इससे भी पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र जो है ये प्रभावित होगा, तंत्रिका तंत्र प्रभावित। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है बेटे। ये कुछ लक्षण है जो आपको याद रखना है। पहला लक्षण तो सीधा सा याद करना बेटे, रेबीज। जैसे रेबीज आए तो आपको याद कर लेना है कि ये वायरस जनित रोग है। और इसका दूसरा नाम भी याद करना है, ये है हाइड्रोफोबिया, यानी पानी से डरने वाली बीमारी, पानी से डर लगने वाली बीमारी। अब बेटे रेबीज के बारे में आप लगभग जानते हैं कि जो रेबीज होती है ये पागल कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से होती है। तो काटने के साथ बेटे इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। पहले पुराने टाइम में तो 14 इंजेक्शन लगते थे बेटे पेट में, लेकिन अब तो 1 या 2 इंजेक्शन से काम चल जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई गली का कुत्ता काट ले तो बेटे इंजेक्शन जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो लगभग 10 साल तक का भी होता है, यानी काटने के 10 साल बाद भी ये बीमारी हो सकती है बेटे, याद रखना। और एक बार अगर इसके लक्षण उत्पन्न हो गए तो फिर समझ लो फिर गए, यानी 100% लीथल बीमारी है, ये आपको याद रखना है। इस बीमारी में मैं आपको बता दूं, पानी से डर लगने वाली बीमारी है। इसमें बेटे मस्तिष्क प्रभावित होगा, इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। तो व्यक्ति जिसको ये होता है वो पागलों जैसी हरकतें करता है ना, पागल हो जाता है, दूसरों को काटने की कोशिश करता है, उसके मुंह से कुत्ते के जैसे लार का स्त्राव होता है। यानी ऐसे कहते हैं बेटे कि जो व्यक्ति पागल होता है उसको कुत्ते ही कुत्ते नजर आते हैं, तो वो उस तरह से वो सोचता है कि सामने बैठा हुआ इंसान भी कुत्ता है, तो उसको काटने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। और अगर ये पागल व्यक्ति ने बेटे काट लिया और उसकी लार अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर चली गई तो समझ लो उसको भी फिर रेबीज हो सकता है। तो हमेशा ये सावधानी जरूर रखना चाहिए। गले में सूजन आ जाती है बच्चों, याद रखना, तो गले में सूजन आ जाने से उसको भोजन निगलने में परेशानी आना शुरू हो जाएगी, पानी पीने में परेशानी आना शुरू हो जाएगी, यहां तक कि बेटे धीरे धीरे उसकी सांस लेने में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। और जब वह ज्यादा ही गला चौक हो जाएगा तो सांस के अभाव में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बेटे ये वाली बीमारी थी हमारे पास में, यानी हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि बेटे रेबीज एक वायरस जनित रोग है जो कि कुत्ते, बिल्ली, डॉग के काटने से होती है। पानी से इसमें डर लगता है, मुख से लार का स्त्राव होता है, मस्तिष्क प्रभावित होता है, गले में सूजन होती है और गले में सूजन होने से भोजन, पानी और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये बेटे 5 बीमारियां तो अपने इसको वर्णन कर लिया। और कुछ बीमारियां हैं जो आपको सीधा याद रखना है कि जैसे मान लेते बेटे हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी जो होगी वो हेपेटाइटिस बी, इसका पूरा नाम है बेटे यानी हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस। तो यहाँ पर HBV जिसको आप यहाँ पर बोल सकते हो हेपेटाइटिस बी वायरस, इसकी फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस बी वायरस। ये भी बेटे नियम माना जाता है कि एड्स से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस बी, है ना। इसमें लीवर प्रभावित होता है बेटे, ध्यान रखना, लीवर में सूजन आ जाती है और व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, खून की कमी होती है और ये भी अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। यहाँ तक कि हाथ मिलाने से बीमारी हो जाती है बेटे, जबकि एड्स जो होता है वो हाथ मिलाने से, साथ में भोजन करने से या बेटे कपड़ों की शेयरिंग करने से नहीं होता, लेकिन ये बीमारी इन लक्षणों में ये हो जाएगी। उसके अलावा दूसरी बीमारी बेटे मीजल्स, है ना, मीजल्स जिसको आप कहोगे खसरा, खसरा, है ना, ये होती बेटे रूबेओला वायरस से। तो खसरा यानी एक माता की तरह बीमारी होती है, त्वचा पर छोटे छोटे दाने उभर आते बेटे, तो उसे मिजल्स यानी खसरा कहते हैं। उसके बाद में बेटे चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स यहाँ पर होती है यानी छोटी माता, छोटी माता। और छोटी माता ये है वेरिसेला वायरस से। तो बेटे जैसे कहते हैं कि इसको माता जी निकल गई,
तो आजकल यही होती है चिकन पॉक्स यानी छोटी माता, ये ध्यान रखना। और स्मॉल पॉक्स ये बड़ी माता है, वो अभी आगे मैं बताऊंगा। लेकिन चिकन पॉक्स ये छोटी माता है बेटे। इसमें भी यही होता है कि शरीर पर दाने दाने उभर आते हैं, 4-5 दिन तक की बीमारी रहती है, संक्रामक है। इस बीमारी के समय पेशेंट को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और जो है क्या कहते हैं धीरे धीरे ठीक होते हैं। इसकी बात यह है बेटे कि ये जो दाने पड़ते हैं ना चेहरे पर, ये शरीर वो निशान नहीं छोड़ते हैं, है ना, ये याद रखना। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। कभी अगर ऐसे शरीर पर दाने दाने निकल आए, कोई व्यक्ति कहते यार ये तो माता हो गई, तो समझ लेना चिकन पॉक्स हो गई बेटे उसको। चिकन पॉक्स जो है वो छोटी माता है, जो एक तरह से वेरियोलोसेला वायरस से द्वारा ये होती है। लेकिन जो खतरनाक बीमारी वायरस की, ये बेटे स्मॉल पॉक्स यानी इसको आप क्या कहोगे, बड़ी माता, बड़ी माता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ही बेटे अब ये बीमारी का उन्मूलन हो चुका है धरती से, यानी अब बड़ी माता नहीं हुआ करती है। पहले हुआ करती थी बेटे, गांव के गांव इसमें जो है मर जाया करते थे। ये एक प्रकार की एपिडेमिक बीमारी है ना, एक प्रकार की एपिडेमिक महामारी जिसको कहते हैं ना बेटे, उसके रूप में ये बीमारी होती थी। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करती है, अत्यधिक संक्रमित बीमारी थी। और इस बीमारी में बेटे जब चेहरे पर पुंसियां पड़ती थी तो वह घाव तो बनते ही थे और वह गड्ढे छोड़ जाया करती थी। तो कभी आपने ऐसा व्यक्ति देखा हो या कोई ऐसा जिसके चेहरे पर गड्ढे 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 नजर आते हो, तो समझ लेना उसको कभी न कभी क्या हुआ होगा, स्मॉल पॉक्स यानी बड़ी माता हुई होगी। तो बड़ी माता बेटे अब जो है क्या कहते हैं ये धरती पर नहीं है। हालांकि लुईस पास्चर ने सबसे पहला टीका जो बनाया गया था ना बेटे, वो इसी का बनाया था, स्मॉल पॉक्स का, ये याद रखना। तो इसका टीका आ चुका है और अब ये धरती पर नहीं है, ठीक है ना। तो ये उन्मूलन इसका हो चुका है और ये बीमारी जो होती है ये बेटे वेरियोला वायरस से होती है। तो इस तरह से बेटे अपने पास में 5 तो वो है, 4 लगभग 9-10 बीमारियां मैंने आपको बताई जो वायरस से होती है। तो इनके आप कम से कम पहले बेटे नाम याद कर लेना कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती है। नाम याद करने के बाद में उनके कोजेज याद करना कि इनका कोजेज कौन है, फिर उसके बाद में लक्षण पे आना। वरना बेटे आप पहले से लक्षण याद करोगे तो बीमारियां याद नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि जीवाणु जनित रोग कितने हैं, लिख लिख के याद कर लेना। वायरस जनित कौन कौन से, उनको भी लिख लिख के याद कर लेना। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन सीधा सा आ जाता है बेटे कि वायरस से होने वाली बीमारी का नाम बताओ या जीवाणु से होने वाली बीमारी का नाम बताओ। उसके बाद में बेटे फिर आपको याद करना है उनके कॉजेज और उनके लक्षण। तो ये टॉपिक था बेटे आज का हमारा, यानी वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग। तो बेटे जो है मोशन मंच की ओर से आपको एक बार फिर धन्यवाद। और बेटे इसको अच्छी तरह से पढ़ना, क्योंकि बीमारियां हैं, बीमारियां इतनी आसानी से ना तो ठीक होती है ना ही आसानी से याद होती है। तो इसमें आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, मतलब याद करना पड़ेगा। ये याद रखना बेटे, बिना याद के। अब याद भी कैसे करोगे, लिख लिख के याद करना बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपको जो है वर्बली ऐसे याद हो जाएगा, यानी पेन हाथ में हो, रब कॉफी हाथ में हो और वही टेबल वाइज आप इसको लिख लिख के याद करें, तब जाके बेटे ये बीमारियां आपको याद होगी। आज आपको याद हो जाएगी, कल वापस फिर भूल जाओगे अगर आपने इसको बार बार रिपीट नहीं किया तो। ठीक है बच्चों, तो अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छी तरह से रहना। ओके, थैंक यू।